आधुनिक गद्य की विधाओं में उपन्यास विधा की चर्चा करनी है। कल इस पर हमने हल्का सा प्रकाश भी डाला था। सबसे पहले उपन्यास है क्या, इसको जानें। उप का मतलब होता है समीप और न्यास का मतलब होता है रचना। उपन्यास का मतलब ही हुआ कि जो समीप लिखा गया हो। अब ये समीप क्या है? जीवन में रहकर जीवन के बारे में लिखना, समाज में रहकर समाज के बारे में लिखना, पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि जैसे आप उसके समीप रहे हों, तो ये उपन्यास का एक शाब्दिक अर्थ बनता है। लेकिन अगर परिभाषा दिया जाए तो उपन्यास वह गद्य रचना है जो मानव जीवन के किसी भी तत्व को उक्ति के रूप में समन्वित कर प्रस्तुत करे। किसी भी तत्व को, हो सकता है आपके मन के भावों को प्रस्तुत करे, आपके दर्शन को प्रस्तुत करे, समाज में आपकी भूमिका को प्रस्तुत करे। सामान्यतः उपन्यासकार ये देखता है कि हमें कथा वस्तु में क्या रखना है और इसमें क्या दृष्टिकोण होता है। उपन्यास कोई भी लिख सकता है, बशर्ते उसके पास लिखने का धैर्य हो, लिखने का साहस हो। वो महीने 2 महीने में भी लिखा जा सकता है, सालों साल लग जाता है लिखने में, वो एक अलग प्रसंग है। हमें जो जानना है, उपन्यास की परिभाषा में प्रायः अर्नेस्ट बेकर की चर्चा की जाती है। अर्नेस्ट बेकर, इसे पाश्चात्य जगत में उपन्यास विधा का जनक कहा जाता है। अर्नेस्ट बेकर के बाद एक नाम और आता है, हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग, ये 2 ऐसे नाम हैं जो पाश्चात्य जगत में उपन्यास के लिए इस विधा के प्रवर्तकों में आते हैं। अब ये बात आती है कि भारतीय साहित्य में उपन्यास विधा कब शुरू हुई। इसकी शुरुआत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? तो पुनर्जागरण तो बंगाल से आया, लेकिन उपन्यास विधा मराठी साहित्य से आई। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो मराठी साहित्य में एक थे बाबा पद्मजी। पद्मजी, इन्होंने 1857 में यमुना पर्यटन नाम से मराठी में उपन्यास लिखा। फिर हम लोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम जानते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, इन्होंने बंगला साहित्य में 1865 में दुर्गेश नंदिनी लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने 1865 में दुर्गेश नंदिनी। इस प्रकार बांग्ला और मराठी 2 भाषाओं में हिंदी से पहले उपन्यास का सृजन हो चुका था। तो जब आपसे पूछा जाता है, खास तौर पर केंद्रीय विद्यालयों में, यूजीसी में या कुछ नवोदय विद्यालयों में भी इस तरह के प्रश्न आए हैं, अदर स्टेट में जो हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम हुए वहाँ भी प्रश्न आए हैं कि यमुना पर्यटन किस भाषा का उपन्यास है।
किसने इसे लिखा? दुर्गेश नंदिनी का लेखक कौन है? कब ये आया? तो 1857 की क्रांति, उसके बाद 1865 में दुर्गेश नंदिनी। तो जब क्रांति हुई उस दौरान यमुना पर्यटन आया और ठीक 8 साल बाद दुर्गेश नंदिनी बंगला में आया। तो एक प्रकार से मराठी और बंगला के पश्चात हिंदी क्षेत्र में उपन्यास विधा का विकास होता है। तो यहाँ हमें ये जानना है कि उपन्यास विधा पाश्चात्य से मराठी भाषा में होते हुए बंगला और फिर हिंदी में पूर्ण विकास प्राप्त करता है। अब उपन्यास के युग प्रवर्तक हैं मुंशी प्रेमचंद। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी। तो प्रेमचंद का जो दृष्टिकोण है उपन्यासों के बारे में, आप ऐसे जान सकते हैं। रामविलास शर्मा की एक पुस्तक है, समीक्षात्मक पुस्तक है प्रेमचंद, और दूसरी प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनका युग शीर्षक से भी पुस्तकें लिखी। तो प्रेमचंद पुस्तक में रामविलास शर्मा समीक्षा करते हुए कहते हैं कि अगर प्रेमचंद के साहित्य को जानना है या उत्तर भारत को जानना है तो प्रेमचंद का साहित्य पढ़िए, या प्रेमचंद के साहित्य को जानना है तो उत्तर भारत के दूर दराज के किसी गांव के पुस्तकालय में चले जाइए। वहाँ लाठी को तेल पिलाने वाले पहलवानों से लेकर चूल्हे में तरकारी बनाने वाली औरतों की उंगलियों से पन्ने पलटे जाने के दृश्य मिल जाएंगे। तो इस प्रकार प्रेमचंद की साहित्य की समृद्धि, भारतीय समाज का प्रेमचंद के साहित्य में किस प्रकार से निरूपण हुआ है, भारतीय समाज को प्रेमचंद ने किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, इन सारे तथ्यों को हम इनके साहित्य में देखते हैं। शायद इसीलिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा। फिलहाल प्रेमचंद को केंद्र में रखकर हिंदी उपन्यास के विकास को 3 चरणों में बांटा गया। पहला है प्रेमचंद पूर्व युग, दूसरा प्रेमचंद युग, तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद के बाद इसमें 4 आते हैं। एक मनोवैज्ञानिक, दूसरा सामाजिक यथार्थवादी, तीसरा प्रगतिवादी और चौथा ऐतिहासिक सांस्कृतिक। ये प्रेमचंदोत्तर युग। इसके बाद फिर अगला चलेगा स्वातंत्रोत्तर उपन्यास। इसमें 2 आ जाएंगे, आधुनिक और आंचलिक। फिर समकालीन उपन्यास। तो ये इस प्रकार से अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रेमचंद को केंद्र में रखकर 3 वर्गीकरण, ये फिर स्वातंत्रोत्तर में आधुनिकांचलिक 5 और समकालीन 6 वर्ग बनता है। हमें जानना है भारतेंदु युग। प्रायः साहित्य में 1857 से 1900 ईस्वी ये भारतेंदु युग का समय है। 1900 से 1918 ये द्विवेदी युग का समय है। जानना ये है, यो तो द्विवेदी युग में ही प्रेमचंद साहित्य का सृजन करने लगे, लेकिन प्रेमचंद का इतना विराट व्यक्तित्व था कि उपन्यास साहित्य में द्विवेदी युग जैसा विशेषण अनुचित दिखा।
तो भारतेंदु युग को प्रायः प्रेमचंद पूर्व युग कहा गया। भारतेंदु का एक उपन्यास मिलता है पूर्ण प्रभा एवं भारतेंदु का ये एक उपन्यास है पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा, इसमें बीच में और लिख सकते हैं। ये भारतेंदु का उपन्यास है। कुछ लोगों ने इसे भारतेंदु की गद्य विधा कहा, लेकिन ये भारतेंदु का उपन्यास है पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। लेकिन भारतेंदु युग में जो उपन्यासकार आते हैं उन लोगों ने हिंदी उपन्यासों का सृजन किया। कैसे किया और कौन सा पहला उपन्यास है, इनकी चर्चा करनी है। तो यहाँ पर प्रश्न खूब आता है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाए। हिंदी का पहला उपन्यास, ये प्रश्न लगभग हर परीक्षाओं में आता है। हिंदी का पहला उपन्यास, इसको लेकर अलग अलग मत हैं। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। एक हम लोग जानते हैं समीक्षक हैं गोपाल राय। तो गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना। श्रद्धाराम फिल्लौरी की भाग्यवती को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना। प्रश्न यहाँ खूब आता है, इसमें देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में, ये 1877 में और ये 1882 में आया उपन्यास है। अब जरा ये देखिए कालक्रम अगर इनका बनाएं तो काल क्रमानुसार देवरानी जेठानी की कहानी पहला उपन्यास हुआ। देवरानी जेठानी की कहानी गौरी दत्त का उपन्यास है। परीक्षा गुरु ये तीसरा बना और भाग्यवती दूसरा। श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भाग्यवती लिखा और गौरी दत्त ने देवरानी जेठानी की कहानी। लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास, गौरी दत्त और श्रद्धाराम फिल्लौरी। प्रश्न ये आता है कि शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को क्यों माना। आप जरा देखिए, शुक्ल जी एक समीक्षक हैं, गोपाल राय हजारी प्रसाद भी समीक्षक हैं, लेकिन शुक्ल जी अपनी समीक्षा के सिद्धांतों को पाश्चात्य समीक्षा के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, समझते हैं और उसे ले जाते हैं। शुक्ल जी के जो समीक्षा के मानदंड हैं उन मानदंडों पर चलें तो ये देखेंगे कि शुक्ल जी ने वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक और बौद्धिक दृष्टिकोणों के आधार पर अपनी समीक्षा शुरू की। किसी कृति का मूल्यांकन करने के लिए काव्य शास्त्र को ढांचे पर रखते हैं, काव्य शास्त्र के सिद्धांतों पर चलते हैं। जैसे अगर आप शुक्ल जी से कहें कि ये व्यक्ति राजनीतिज्ञ है तो शुक्ल जी पहले ये देखेंगे कि राजनीतिज्ञ यानी राजनीति की परिभाषा क्या है
और राजनीतिज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, फिर इस व्यक्ति में उस प्रकार के गुण हैं तो इसे राजनीतिज्ञ मानिए, अन्यथा नहीं। तो देखा कि उपन्यास किन सिद्धांतों पर लिखा जाता है, उपन्यास लिखने के मानदंड क्या होते हैं, उन मानदंडों को आधार बना करके शुक्ल जी ने जो समीक्षा बनाई उसके आधार पर उन्होंने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु को माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी और मल्ल जी ने, विजय शंकर मल्ल हैं, इन दोनों ने हिंदी का पहला उपन्यास श्रद्धाराम फिल्लौरी के भाग्यवती को माना, जबकि गौरी दत्त ने देवरानी जेठानी की कहानी को माना। देवरानी जेठानी की कहानी और भाग्यवती उपन्यास के सिद्धांतों पर फिट नहीं बैठता, जिसके कारण इन्हें उपन्यास विधा में वो स्थान शुक्ल जी ने नहीं दिया। हो सकता है कि शुक्ल जी के सामने ये ग्रंथ न दिखाई पड़ा हो, कई बातें हो सकती हैं। फिलहाल हमें ये जानना है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास किसने माना, तब आप उत्तर देंगे गोपाल राय ने। भाग्यवती को पहला उपन्यास किसने माना, हजारी प्रसाद ने। लेकिन शुक्ल जी ने किसे माना, परीक्षा गुरु को। तो ये शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है, ये गोपाल राय द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है। चूँकि परीक्षा में आ चुके हैं इसलिए इन चीज़ों को जानना आवश्यक है। और ये हजारी प्रसाद विजय शंकर मल्ल द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विजय शंकर मल्ल। तो यहाँ से एक कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास आचार्य शुक्ल ने बनाया। देवरानी जेठानी की कहानी जो गौरी दत्त का उपन्यास है, इसे पहला उपन्यास गोपाल राय ने माना। हजारी प्रसाद ने श्रद्धाराम फिल्लौरी की भाग्यवती को माना। अब ये उपन्यास की उत्पत्ति, उपन्यास के विकास में जो पहला चरण है इसको जानते हैं। अब आते हैं भारतेंद्र युग में यानी प्रेमचंद पूर्व किस प्रकार के उपन्यास लिखे गए। थोड़ा सा हमें समय और समाज के सापेक्ष भी चलना होगा। थोड़ा सा समाज देखते हैं और फिर साहित्य समाज को कैसे प्रभावित करता है या समाज साहित्य को। प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास लिखे गए प्रायः 3 कोटियों में थे। एक सुधारवादी, दूसरा तिलिस्म जिसे आप चमत्कार कहते हैं, और तीसरा जासूसी। ये 3 कोटियां थी प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों की। पहले हम जानें कि ये सुधारवादी का आशय क्या था। हमारा 1828 में ब्रह्म समाज स्थापित हो चुका था। 1867 में प्रार्थना समाज स्थापित हो चुका था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी 1896 में रामकृष्ण मिशन। अब ये जानिए कि ये प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन,
एक प्रकार से ये चारों आपके यहाँ यानी हमारे देश में धर्म सुधार आंदोलन थे। इनका उद्देश्य था समाज सुधार या धर्म सुधार या समाज सुधार। स्वाभाविक है कि ये आंदोलन पूरे देश में चल रहे थे और साहित्य समाज के सापेक्ष ही चलता है, इसलिए जो पहली कोटि में आते हैं वो सुधारवादी उपन्यास है और इनकी संख्या बड़ी संख्या में लोगों ने इस कोटि के उपन्यासों का सृजन किया, चाहे वो लाला श्रीनिवास दास हों, चाहे स्वयं श्रद्धाराम फिल्लौरी हों। जिन लोगों ने भी ये उपन्यास लिखा उनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। अब प्रश्न आता है कि तिलिस्म, अय्यारी, ये इस कोटि के उपन्यास, इसकी शुरुआत देवकीनंदन खत्री ने की। खत्री ने एक कल्पना या मायावी दुनिया, जैसे हम लोग रामायण सीरियल में या धारावाहिक में देखते हैं कि राक्षसों के पास मायावी शक्ति थी, तिलिस्म या चमत्कार की शक्ति थी, उसी प्रकार से देवकीनंदन खत्री ने एक चमत्कार मायावी सरोवर का निर्माण करना, अपने स्वप्न लोक की दुनिया से साहित्य का सृजन करना, यह तिलिस्म और अय्यारी बना। जासूसी परक उपन्यास शायद गोपाल राम गहमरी ने देखा हो, समझा हो कि आपके यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन जब तीव्र गति से चलने लगा तो अंग्रेजी सरकार भारतीयों से ही जासूसी करवाने लगी क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए राष्ट्रीय नेताओं पर जासूसी कराना शुरू करती है। तो एक प्रकार से गहमरी को शायद वहाँ से प्रेरणा मिली हो, या गहमरी ने देखा है कि पुलिस को किन किन कार्यों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, किसी तथ्य का पता लगाने के लिए वहाँ भी उन्होंने जासूसी का प्रयोग किया। तो प्रेमचंद पूर्व युग में जो उपन्यास आए उनकी 3 कोटियाँ बनी। पहला सुधारवादी, दूसरा तिलिस्म और तीसरा जासूसी। अब हम लोग सुधारवादी उपन्यासों की चर्चा करेंगे, किसमें कौन कौन उपन्यास आते हैं और इन सब का जो उद्देश्य है वो समाज सुधार है। तो सुधारवादी उपन्यासों में पहला नाम ही आ जाएगा देवकीनंदन खत्री। इनका पहला नाम लेंगे हम लोग लाला श्रीनिवास दास का। इनका पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु और यही एकमात्र उपन्यास भी है लाला श्रीनिवास दास का, परीक्षा गुरु। ये 1882 में आया उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास। इसमें 2 प्रमुख पात्र हैं। पहला पात्र है मदन मोहन, दूसरा है ब्रज किशोर। चूंकि दृष्टिकोण क्या है, सुधारवादी, तो स्वाभाविक है कि पात्र में दुर्गुण लाया जाएगा, नायक में दुर्गुण आएगा और फिर उसमें सुधार होगा और वो सन्मार्ग पर चलेगा। तो इसमें मदन मोहन नायक है जो कुसंगति का शिकार हो जाता है, बुरे लोगों की संगति का शिकार होता है, परिणामतः पथ भ्रष्ट हो जाता है और उसका मित्र है ब्रज किशोर जो उसे वापस रास्ते पर लाता है। एक दृष्टिकोण मिला, वह दृष्टिकोण था हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन ये थीम बन गई कि आप सन्मार्ग पर आए, इसके पहले कुमार्ग पर चले गए, बुरी संगति का शिकार हुए और फिर हृदय परिवर्तन हुआ तो आप
वापस सन्मार्ग पर आए। तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु का यही दृष्टिकोण था। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट के दो उपन्यास हैं, नूतन ब्रह्मचारी सौ अजान एक सुजान। नूतन ब्रह्मचारी सौ अजान एक सुजान, एक इनका है रहस्य कथा। तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट के ये 3 उपन्यास हैं। ये रहस्य कथापूर्ण है, इसलिए 2 उपन्यासों की चर्चा ही की जाती है, अपूर्ण। नूतन ब्रह्मचारी नाम है एक युवक जो ब्रह्मचारी बना है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो इसका नायक है विनायक राव। विनायक राव महाराष्ट्र का एक नवयुवक है और वो ब्रह्मचारी बनता है। फिर तमाम समस्याएं, विसंगतियां आती हैं, लेकिन अपने सन्मार्ग को वो नहीं छोड़ता। सौ अजान एक सुजान भी इसी प्रकार की एक कथा है। इस आधार पर हम देखेंगे कि हिंदी के ये प्रारंभिक 3 उपन्यास हैं। रहस्य कथापूर्ण है, इसलिए इसका जिक्र करना उचित नहीं है। तो ये जो प्रारंभिक उपन्यास हैं, इन उपन्यासों में हम देखेंगे कि दृष्टिकोण प्रायः सुधारवादी ही है। तो ये आपके 4 उपन्यास एक क्रम में बने, 82, 86 और 92। अब एक तीसरा नाम आता है राधा कृष्ण दास का। राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू लिखा। राधा कृष्ण दास निस्सहाय हिंदू, ये 1890 में है। काशी में गोवध की समस्या और वहाँ के हिंदुओं की स्थिति का जिक्र इस उपन्यास में मिलता है। हालांकि हम लोग काशी के बारे में आगे चलकर ढेर सारे उपन्यास देखेंगे। शिव प्रसाद सिंह तो अलग अलग बैतरणी, शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास काशी के रुद्रकाश की बहती गंगा, काशी काशी स्वयं लिखा। काशीनाथ सिंह ने प्रेमचंद के कई उपन्यासों की पृष्ठभूमि काशी ही थी। सेवा सदन इसका महत्वपूर्ण आधार था। फिलहाल राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू भी एक प्रकार से सुधारवादी दृष्टिकोण पर लिखा गया। जगमोहन मध्य प्रदेश विजय राघवगढ़ रियासत के थे। इनका एक उपन्यास है श्यामा स्वप्न। इसमें 2 मुख्य पात्र हैं, नायक नायिका। नायिका श्यामा है और नायक श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर क्षत्रिय युवक है, नायिका ब्राह्मण युवती है, और उन दोनों पर ही ये आधारित कथानक है श्यामा स्वप्न। इसके माध्यम से जगमोहन ने समाज में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है। इसके बाद अगला नाम आता है रत्नचंद प्लीडर का, नूतन चरित। प्लीडर नूतन चरित। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक है नूतन ब्रह्मचारी, वो बालकृष्ण भट्ट का, और रत्नचंद प्लीडर का है नूतन चरित। खास तौर पर दोनों में अंतर नहीं है, ले दे करके बातें वही हैं, इसलिए इस उपन्यास को हम उसी नूतन ब्रह्मचारी के ढंग पर मान सकते हैं। लेकिन प्लीडर का जो उद्देश्य था कि मानव में नैतिकता का विकास कैसे होना चाहिए, नैतिकता कहाँ तक अवश्यंभावी है, इन सब तथ्यों को लेकर के ये इस उपन्यासों का सृजन करते हैं।
आपसे कालक्रम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले आएगा कौन? परीक्षा गुरु। क्रमशः जब दूसरा उपन्यास आएगा तो नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा आएगा तो श्यामा स्वप्न, चौथा आएगा तो निसहाय हिंदू, और पांचवा अगर क्रम बनेगा तो 100 अजान एक सुजान। यहाँ से एक प्रश्न कभी कभी कालक्रम बनाने को आएगा तो पहले परीक्षा गुरु से शुरुआत होती है, परीक्षा, नूतन, श्यामा, निसहाय और 100 अजान एक सुजान। तो ये कभी कभी रचनाओं का जो कालक्रम पूछता है, एक उपन्यास से, एक कहानी से, एक नाटक से, एक निबंध से, एक आलोचना से, इस तरह से कालक्रम बनते हैं। तो एक इधर के उपन्यास हो जाते हैं और एक प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यास हो जाते हैं। कभी कभी उपन्यासकारों का भी क्रम बन जाता है। तो यहाँ से एक जानकारी ये मिली, सुधारवादी उपन्यासों में ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला नाम आता है मेहता लज्जाराम शर्मा। इनके कई उपन्यास हैं, उन सब का जिक्र करने के बजाय इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। मेहता लज्जाराम शर्मा पंजाब के थे। किशोरीलाल गोस्वामी, इनकी इंदुमती हिंदी की पहली मौलिक कहानी है, शुक्ल जी ने माना है। इन दोनों का जो उपन्यास है उसमें तिलिस्म या रहस्य पूर्ण बातें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन मेहता लज्जाराम शर्मा का उपन्यास धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार व सती सुखदेवी, इस तरह के ढेर सारे उपन्यास हैं। किशोरीलाल गोस्वामी भी आप पढ़ेंगे, इनके उपन्यासों में स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, रंग महल में हलाहल, सुल्ताना रजिया बेगम, या उपन्यासों में तरुण तपस्विनी, पुनर्जन्म व सौतिया डाह, ये सब उपन्यास आते हैं। अब आता है महत्वपूर्ण उपन्यास, वो है तिलिस्म या अय्यारी। इसमें पहला नाम आता है देवकीनंदन खत्री का। देवकीनंदन खत्री। अब जरा जानिए देवकीनंदन खत्री, इनके पिता, देवकीनंदन खत्री के पिता उनका नाम था ईश्वरदास, लाला ईश्वरदास, और ये मूलतः खत्री छत्री का तद्भव है। ये पंजाब लुधियाना के निवासी थे। वहाँ से बिहार में पूसा, मुजफ्फरपुर में पूसा एक स्थान है, वहाँ आकर बस गए। कालांतर में उन्हें वन विभाग में नौकरी मिली, जिसे हम लोग वन दरोगा कहते हैं, और बनारस चंदौली के पास नौगढ़ के जंगलों में काफ़ी समय तक परिवार सहित रहते थे। देवकीनंदन पिता के ही सानिध्य में रह रहे थे, तो जो वन विभाग के चौकीदार या अन्य कर्मचारी थे, वो देवकीनंदन को तिलिस्म, चमत्कार या मायावी कहानियाँ, रहस्यपूर्ण कहानियाँ सुनाते थे। तो बाल मनोविज्ञान यानी बालक के मन पर ये प्रभाव पड़ रहा था। कालांतर में जब एक साहित्यकार के रूप में देवकीनंदन खत्री की लोकप्रियता बढ़ी, देवकीनंदन खत्री साहित्यकार के रूप में स्थापित हुए, तो उन्होंने उसी तिलिस्म, जादुई इमारत, अय्यारी,
चमत्कारपूर्ण बातें करना शुरू की। तो हमें ये जानना होगा, तिलिस्म का शाब्दिक अर्थ होता है जादुई इमारत, और अयारी का मतलब होता है चमत्कार। तो जादुई इमारत हम लोग पौराणिक संदर्भों में देखते हैं, जादुई रथ होते थे, जादुई महल होते थे, वही जादुई इमारत ये बनाए गए। आजकल हॉरर शब्द आता है, हॉरर में इस प्रकार की बातें की जाती हैं जहाँ पर कल्पना लोग अतिशय कल्पना से हम किसी रहस्यपूर्ण कथा का सृजन करते हैं। तो देवकीनंदन खत्री मूलतः पूसा बिहार, ये मुजफ्फरपुर में है, पूसा बिहार के रहने वाले थे, और इन्होंने पहला उपन्यास लिखा चंद्रकांता। ये धारावाहिक भी आया है चंद्रकांता। बनारस के चंदौली के पास के नवगढ़ के जंगलों की कथा है। पहली बार राजकुमार के लिए राजकुमारी की तलाश राजकुमार नहीं करता, बल्कि उसके शागिर्द, उसके सामंत, उसके अधीनस्थ, ये लोग करते हैं। चंद्रकांता की लोकप्रियता इसी बात से जानी जा सकती है कि इसको पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने हिंदी सीखी। उस समय पढ़ने लिखने का माध्यम अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी थी, उर्दू, फारसी या अंग्रेजी ही लोग पढ़ते थे। खत्री का ये चंद्रकांता उपन्यास जब आया हिंदी में, तो लोगों ने इसे पढ़ने के लिए हिंदी का सहारा लिया, यानी हिंदी सीखा। इसमें दूसरी बात आती है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन इस उपन्यास के बाद ये लगने लगा कि साहित्य समाज से प्रभावित नहीं होता, साहित्य भी समाज को प्रभावित करता है। इसके पहले, चंद्रकांता के पहले, हमारे समाज में रहस्य, जादुई इमारत, चमत्कार जैसे साहित्य नहीं मिलते। तो नहीं मिलते यानी समाज भी नहीं रहा होगा। लेकिन चंद्रकांता में जब आया, तब समाज में दौर शुरू हुआ किस्सा और कहानी का। हम लोग प्रायः ये चर्चा करते हैं किस्सा कहानी। किस्सा और कहानी में अंतर है। किस्सा उसी तरह से जैसे जादुई इमारत या चमत्कार पूर्ण बातें, किस्सा न उसका कोई और छोर होता है, न कोई उसका यथार्थ से सरोकार होता है। कपोल कल्पित बातें कहीं से भी शुरू हो सकती हैं और कहीं पे भी समाप्त हो सकती हैं। ये रुकती नहीं है। इसके कई भाग आप बना सकते हैं। एक प्रकार से ये मनगढ़ंत बातें हैं। बच्चों को बचपन में किस्सा सुनाते हैं लोग, मनगढ़ंत बातें। एक परी सोने की छड़ी लेकर आती है, परी लोक में आपको ले जाएगी। बच्चों को माँ बाप लोरिया सुनाने के बजाय जब किस्सा सुनाते हैं, तो वो किस्सा परियों की कहानी जैसा होता है। जबकि कहानी ये वस्तुगत, ये वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। कहानी का कोई आधार होता है। आप राम की कहानी सुनाएंगे तो इसका मतलब वो एक पौराणिक कथा है। आप कृष्ण की कहानी सुनाएंगे तो वो भी कोई पौराणिक कथा है जो महाभारत से ली गई है। महाभारत की बातों को ही आप देंगे, श्रीमद् भागवत की बातों को ही आप देंगे, रामायण की बातों को ही आप देंगे। उसमें आप अपनी कल्पना या अपनी मनगढ़ंत बातों को प्रस्तुत नहीं करते। तो कहीं न कहीं चंद्रकांता ने न केवल उपन्यास विधा को नया रूप, नया ढंग दिया, बल्कि इसने समाज को भी प्रभावित किया
और यही परिणाम था कि आगे अब समास दो तरह से शुरू हुआ, एक किस्सा और दूसरी कहानी। जिन लोगों ने कथा वस्तु को यथार्थ के धरातल पर कथा वस्तु को किसी क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया वो कहानीकार कहलाए, और जो कथा वस्तु को मनगढ़ंत बातों में रखा वे किस्सेकार कहलाए। और मनगढ़ंत बातें ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक और दीर्घजीवी नहीं होती। इसलिए 1900 में यानी द्विवेदी युग में जब कहानी विधा शुरू हुई तो किस्सा का अस्तित्व समाप्त होने लगा। तो कहीं न कहीं देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता की प्रेरणा थी, जो जीवन के किसी एक भाग, किसी एक अंग, किसी एक अंश की कथा प्रस्तुत करती है। दूसरी बात, देवकीनंदन खत्री का ये चंद्रकांता 1888 में आया और इससे प्रभावित होकर के इन्होंने चंद्रकांता संतति नाम से 24 भागों में उपन्यास बनाया। एक तो चंद्रकांता पाठकों की संख्या बढ़ी, लोकप्रियता बढ़ी, तो 24 भागों में चंद्रकांता संतति लिखा। हालांकि उससे लोकप्रियता नहीं मिली। फिर वीरेंद्र वीर, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी जैसे ढेर उपन्यास लिखे, लेकिन चंद्रकांता के समक्ष कोई उपन्यास ठहर नहीं पाए। चंद्रकांता जैसा स्वाद किसी उपन्यास में नहीं मिला। अगला नाम जो आता है वो जासूसी परक उपन्यासकारों के संदर्भ में है। इसमें आते हैं गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम गहमरी, गहमरी नाम, इन्हें पाश्चात्य साहित्य में एक थे कानन डायल। वे जासूसी परक उपन्यासों का सृजन पाश्चात्य में करते थे और हिंदी में गहमरी ने किया, इसलिए इन्हें हिंदी का कानन डायल कहा गया। गहमरी के उपन्यासों को आप इनके नाम से ही पता लगा सकते हैं कि ये जासूसी हैं। जैसे चक्करदार खून, सिर कटी लाश, गाड़ी में लाश, अजीब लाश, जमुना का खून, बेकसूर की फांसी, भयंकर भेद, खून की खोज, जासूस की डायरी। तो ये नाम से ही आप पकड़ लेंगे कि जासूसी परक उपन्यास है। और अगर इस तरह की बातें आएँ तो गोपाल राम गहमरी ही इसके लेखक हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो भारतेंदु के बाद जो द्विवेदी युग होता है उसमें प्रारंभ में सुदर्शन की भागवंती, राम नरेश त्रिपाठी की वीरांगना, वीरवाला 2 उपन्यास हैं। मिश्र बंधु ने भी वीरमणि नाम से लिखा, लेकिन महत्वपूर्ण केवल नाम चला सुदर्शन, भागवंती और राम नरेश त्रिपाठी का वीरांगना, वीरबाला, ये पूछा भी गया है। अब आएगा प्रेमचंद युग। हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद का प्रवेश उर्दू साहित्य से होता है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लमही, बनारस में हुआ था। वास्तविक नाम इनका था धनपत राय। उर्दू में ये नवाब राय नाम से लिखते थे, नवाब राय नाम से लिखते थे। और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। धनपत राय, नवाब राय और प्रेमचंद। पिता मुंशी अजायब लाल। प्रेमचंद की 3 संतानें हैं। एक हैं अमृत राय, श्रीपत राय
2 लड़के हैं और 1 लड़की हैं, कमला देवी श्रीवास्तव। प्रेमचंद के बड़े लड़के थे अमृत राय, जो प्रेमचंद की परंपरा का निर्वहन करते हैं। श्रीपत राय का साहित्य से उतना बड़ा प्रेम नहीं था। तो प्रेमचंद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे। इलाहाबाद के कटरा, पुराना कटरा मोहल्ले में रहे, उच्च निदेशालय में जाते थे। फिर यहाँ से इनका तबादला हुआ, ललितपुर झांसी गए, फिर वहाँ से गोरखपुर हुआ और गोरखपुर में 1920 में गांधी का सहयोग आंदोलन था। गांधी की गोरखपुर के गोलघर में एक सभा थी और उसी सभा के परिणाम स्वरूप प्रेमचंद ने शिक्षा विभाग से यानी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और गांधीवादी आंदोलन में कूद पड़े। इनके कुछ उपन्यास रंगभूमि, कर्मभूमि गांधीवादी सिद्धांतों पर विकसित हुए, सृजित हुए, लेकिन जल्द ही गांधी दर्शन में से इनका मोहभंग होता है। उसके कई कारण थे। दूसरा कारण था, सबसे पहला कारण तो आर्थिक समस्या थी, राष्ट्रीय आंदोलन में शिरकत करना, जेल जाना, लेकिन इनके पीछे एक बड़ा कुनबा था, बड़ा परिवार था, दादा का परिवार, इनका स्वयं का परिवार, इनके चाचा का परिवार, सबकी निर्भरता प्रेमचंद पर थी। इसलिए भी आर्थिक या जीविकोपार्जन के लिए इन्होंने साहित्य सृजन करना शुरू किया। ये तो शिक्षा विभाग में रहकर भी कर रहे थे, लेकिन साहित्य सृजन से ज़्यादा कुछ इन्हें आय नहीं मिली। बनारस के राजा के घुड़साल में इनको एक कमरा मिला था। राज परिवार के बच्चों को ये ट्यूशन पढ़ाते थे। उसी क्रम में प्रेमचंद रूठी रानी उपन्यास लिख रहे थे। जब जैनेन्द्र इनके पास आते हैं और कहते हैं मुंशी जी, आवाज़ देते हैं और मुंशी जी ने अंदर आवाज़ लगाई कि आ जाइए। जैनेन्द्र ने कहा क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा रानी रूठ गई है, उसको मना रहा हूँ। वही इनका उपन्यास था, लघु उपन्यास से पूर्ण नहीं हो पाया, व्यापक रूप नहीं मिल पाया। अपूर्ण उपन्यास तो मंगलसूत्र है। तो प्रेमचंद के जो उपन्यासों की दृष्टि देखें तो देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम होता है और इनके उपन्यासों पर विस्तार से चर्चा अगली क्लास में करते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों का जो क्रम है।